Hello students, today I am here with the subject pharmacology and toxicology and the topic for today is anticholinesterase drugs. आज का हमारा टॉपिक है एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स। एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं, एक रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स है। आज हम इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे एंड देन वी विल कम टू इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स। तो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स क्या होते हैं? वह ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या एसिटाइल कोलिन की लाइफ टाइम को बढ़ाते हैं, वो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स कहलाते हैं। तो कमिंग विद द डेफिनेशन ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग, एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है? द ड्रग्स विच इनहिबिट द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज आर नोन एज एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स। वह ड्रग्स जो एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट करते हैं वह एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स कहलाते हैं। अब ये एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज का क्या कार्य है, एसिटाइल कोलिन का क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है? द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज रैपिडली डिस्ट्रॉयड एसिटाइल कोलिन एंड thus is effective only briefly। एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एसिटाइल कोलिन को बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है ताकि और इसीलिए एसिटाइल कोलिन बहुत ही थोड़े समय के लिए अपना प्रभाव उत्पन्न कर पाता है, अपनी एक्टिविटी शो कर पाता है या बहुत ही थोड़ी देर के लिए कार्य करता है, थोड़ी समय के लिए ही अपना कार्य कर पाता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज अ मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब है एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स क्या करते हैं? दीज ड्रग्स इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ द एसिटाइल कोलिन इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट दैट इज प्रोलॉन्ग द लाइफ टाइम ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये ड्रग्स एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट कर देते हैं जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का इनएक्टिवेशन नहीं हो पाता, एसिटाइल कोलिन इनएक्टिवेट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ जाती है, कहाँ पे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में उसकी मात्रा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की लाइफ टाइम बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। एसिटाइल कोलिन ज़्यादा देर तक अपना कार्य कर पाता है, ज़्यादा देर तक अपनी एक्टिविटी शो करता है, अब ज़्यादा देर के लिए अपने प्रभाव उत्पन्न कर पाता है। तो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स वह ड्रग्स हैं जो एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, वह या फिर वह ड्रग्स जो एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट करते हैं वह ड्रग्स एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स कहलाते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन देखते हैं। एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स आर ऑफ टू टाइप्स। एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर एंड इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर। रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर बहुत ही थोड़े समय के लिए टेम्परेली इनहिबिट करते हैं एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को, और जो इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर हैं वो परमानेंटली इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को। ये इनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर दो प्रकार के होते हैं, कार्बामेट्स एंड एक्रीडीन। कार्बामेट्स में है फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन एंड एड्रोफोनियम। रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स में टू टाइप्स हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डाइफ्लॉस, इकोथियोपेट, मेलाथियोन। कार्बामेट्स में कार्बेराइल एंड प्रोपक्स। तो ये उसकी कैटेगरी है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स दो टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? रिवर्सिबल का भी देखेंगे और रिवर्सिबल
एंटीकोलिनेस्टेरेज का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वील सी, एंड इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, acetylcholine combines with the enzyme acetylcholinesterase at two sites. acetylcholine esterase एंजाइम से दो जगह पर जुड़ता है, दो जगह पर बाइंड होता है, या दो जगहों पर कंबाइन होता है, टू साइट्स पर कंबाइन होता है। पहली है एनाइनिक साइट, सेकेंड वन इन एस्टेरेटिक साइट। पहली है एनाइनिक साइट और दूसरी है एस्टेरेटिक साइट। तो irreversible anticholinesterase combines only with the esteric site of acetylcholinesterase enzyme. जो irreversible anticholinesterase होते हैं वो केवल एस्टेरेटिक साइट पर ही जुड़ते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम परमानेंट इनिबिट हो जाता है, परमानेंटली इनिबिट हो जाता है। दिस प्रोड्यूसेस एन irreversible inhibition of this enzyme, whereas reversible anticholinesterase combines with both the sites to produce temporary inhibition. जो ये रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स होते हैं वो दोनों साइट्स पर जुड़ते हैं, एनानिक साइट पे भी, एस्टेरेटिक साइट पर भी, और जिसकी वजह से टेम्परेरी इनिबिशन होता है, जिसकी वजह से एंजाइम का टेम्परेरी इनिबिशन होता है। और सिर्फ इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज सिर्फ एस्टेरेटिक साइट पर जुड़ते हैं और परमानेंट इनिबिशन करते हैं एंजाइम का। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आते हैं इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज पर। इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के बारे में। These compounds are esters of phosphoric acid. ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईस्टर्स होते हैं फॉस्फोरिक एसिड्स के, इसीलिए इनका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। These are powerful irreversible inhibitors of acetylcholinesterase enzyme and causes accumulation of acetylcholine in the tissues. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनिबिटर्स हैं एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम के, और ये परमानेंट इनिबिशन करते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ जाती है टिश्यूज़ में और एसिटाइलकोलिन का जमाव हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर। एसिटाइलकोलिन एक्युमुलेट कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर और अपनी प्रभाव उत्पन्न करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है, अपना इफेक्ट उत्पन्न करता है। These are highly lipid soluble, और ये कंपाउंड्स हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये इनका एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से हो जाता है और इसीलिए किसी भी रूट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे स्किन से, लंग्स से, किसी भी रूट से इनका एब्जॉर्प्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये लगभग सभी रूट्स से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दीज आर हाईली लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होते हैं। सो दीज कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू ऑल रूट्स इंक्लूडिंग द स्किन एंड द लंग्स। सारे रूट से इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण होता है, स्किन और लंग्स के द्वारा भी इनका अवशोषण होता है। दीज कंपाउंड्स हैव प्रोलॉन्ग्ड एक्शन एंड हाई टॉक्सिसिटी। इन कंपाउंड्स का एक्शन काफ़ी लंबे समय तक के लिए रहता है, ये लंबे समय तक के लिए कार्य करते हैं, लंबे समय तक के लिए इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, इफेक्ट शो करते हैं। एंड हाई टॉक्सिसिटी, और इनकी टॉक्सिसिटी, अगर टॉक्सिसिटी भी बहुत जल्दी, अगर ये बॉडी में इकट्ठा एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो बहुत ही जल्दी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है बॉडी में। सो दे आर नॉट यूज थेरापेटिकली, इसीलिए इनको मेडिकली कोई यूज़ नहीं करते, इनको थेरापेटिक यूज़ नहीं करते, इनको मेडिसिन की तरह से उपयोग नहीं करते। इंस्टेड दीज आर यूज्ड एज एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड्स। तो इनको जब मेडिसिन में यूज़ नहीं करते, मेडिकल यूज़ नहीं करते, इनका मेडिसिन की तरह इनका यूज़ नहीं करते, तो इनका काम क्या है? ये एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स जब एग्रीकल्चर होता है
तो फार्मिंग में हमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो उनके लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उन इंसेक्ट्स को हम क्रॉप्स से दूर रख सकें। तो इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं या इंसेक्ट्स को समाप्त करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं वो सुरक्षित रहें। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं वो एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड्स की तरह उपयोग किए जाते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये बहुत ही ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, और ये हाई टॉक्सिसिटी उत्पन्न करते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं बॉडी में बहुत जल्दी और हाई टॉक्सिसिटी उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ये इनकी वजह से बहुत जल्दी बॉडी में पॉइजनिंग डेवलप हो सकती है। ये बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं और पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग क्या होती है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स आर यूज्ड एज एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड्स। ये इंसेक्टिसाइड्स की तरह उपयोग किए जाते हैं। वर्कर्स हैंडलिंग लार्ज क्वांटिटीज़, वो वर्कर्स जो काफ़ी अधिक मात्रा में इन इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, उनको टॉक्सिसिटी हो सकती है क्योंकि वो उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, ये उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, चाहे इनहेलेशन से या स्किन से या इंजेक्शन मतलब मुंह के द्वारा अंदर बॉडी में चले जाते हैं। तो इसलिए इन कंपाउंड्स के द्वारा इन वर्कर्स की पॉइजनिंग बहुत ही आसानी से हो सकती है। Workers handling large quantities may suffer from toxicity as these compounds may enter in the body by inhalation, सांसों के द्वारा, स्किन कॉन्टैमिनेशन, स्किन के द्वारा, एंड इंजेक्शन, माउथ के द्वारा। सो पॉइजनिंग विद दीज कंपाउंड इज क्वाइट कॉमन। तो इसलिए इन इंसेक्टिसाइड्स की तरह ये उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इनसे पॉइजनिंग बहुत आसानी से हो सकती है उन लोगों को, उन वर्कर्स को जो इनकी बहुत अधिक मात्रा में इनका उपयोग करते हैं। इसी को कहा जाता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग। अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स पॉइजनिंग। क्या उसके लक्षण हैं? जब ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स पॉइजनिंग होती है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, ये देखेंगे हम। इंक्रीज सिक्रीशंस लाइक स्वेट, सलाइवा एंड ब्रोंकियल सिक्रीशंस। बॉडी में सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्वेट, सलाइवा और ब्रोंकाई का जो सिक्रीशन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होने लगता है, बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स यानी जीआईटी में क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ये सारी चीज़ें होती हैं। जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है जिसकी वजह से एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। आई में मायोसिस एंड स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। मायोसिस क्या है? मायोसिस इज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना मायोसिस कहलाता है। स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन, स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन में विजन जो होती है, हमारी जो दृष्टि होती है वो शॉर्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए सेट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जो हमारी विजन है यानी हमारी दृष्टि सिर्फ पास रखी गई चीज़ों के लिए फिक्स हो जाती है। हम सिर्फ पास रखी चीज़ों को या पास की ही चीज़ों को देख सकते हैं, दूर नहीं देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। ये क्यों होता है? सिलियरी मसल्स जो होती हैं आई की, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लाइक ब्रोंकोस्पाज्म एंड कफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ब्रोंकोस्पाज्म उत्पन्न हो सकता है, ब्रोंक्यूल्स में स्पाज्म उत्पन्न हो सकता है और कफ हो सकती है। सीएनएस इफेक्ट्स क्या होता है? लाइक गिडीनेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, कन्वल्सन्स एंड कोमा। मेंटल सीएनएस इफेक्ट्स यानी कि ब्रेन पर जो इफेक्ट होता है, गिडीनेस, चक्कर आ सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकते हैं,
कन्वल्जन्स हो सकते हैं और कोमा, अल्टीमेट लास्ट जो स्टेज आएगी, इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए व्यक्ति कोमा में भी पहुंच सकता है। तो CNS इफेक्ट्स लाइक गिडीनेस, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, कन्वल्शंस एंड कोमा, तो ये हो गए CNS इफेक्ट्स। ये सारे सिम्टम्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग के। अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग हुई है तो उसमें ये लक्षण उत्पन्न होंगे, उसमें ये लक्षण दिखाई देंगे। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स पॉइजनिंग। अब अगर किसी को अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड से पॉइजनिंग हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये फेटल रिजल्ट्स भी दे सकता है। फेटल मतलब व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस वजह से इसका ट्रीटमेंट भी अति आवश्यक है कि हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट भी करें। तो और रैपिड ट्रीटमेंट, रैपिड मतलब बहुत ही शीघ्र ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। अ रैपिड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फेटल आउटकम्स। The patients need to be hospitalized, ideally in an intensive care unit. इंटेंसिव केयर यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में आप ICU कहते हैं। तो इसमें एक बहुत ही शीघ्र ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है पेशेंट को, अन्यथा पेशेंट की जान भी जा सकती है। पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड कराना चाहिए और इंटेंसिव केयर यूनिट में हॉस्पिटलाइज कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। इंटेंसिव ICU में उसे एडमिट हॉस्पिटलाइज्ड कराना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो ICU में होना चाहिए। द ट्रीटमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल ट्रीटमेंट। अब जो ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का, वो दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है जो सिर्फ इस तरह के पेशेंट्स को ही दिया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स पॉइजनिंग, और एक जनरल ट्रीटमेंट होता है जो पॉइजनिंग के हर एक केस में भी वो ट्रीटमेंट हो सकता है। तो एक है स्पेसिफिक एंड सेकेंड वन इज जनरल ट्रीटमेंट। तो पहले हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स पॉइजनिंग के दौरान ही किया जाता है। वह उपचार जो केवल ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स पॉइजनिंग के दौरान ही किया जाता है उसे कहते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अब आते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इन केस ऑफ इंजेक्शन गैस्ट्रिक लेवेज इज नेसेसरी, यानी अगर किसी ने गलती से खा लिया है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड को इंजेस्ट कर लिया है, मुंह के द्वारा खा लिया है, मुंह के द्वारा निगल लिया है, तो उस समय गैस्ट्रिक लेवेज बहुत ज़रूरी है। स्टमक को एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी है। जो माउथ एंड फेरेंजियल सिक्रीशन शुड बी रिमूव्ड बाय सक्शन। और इसमें क्या होता है कि जो सिक्रीशन होता है माउथ के द्वारा सलाइवा का, या फेरिंग्स, जो फेरिंग्स में सिक्रीशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए उन्हें टाइम पे रिमूव करते रहना चाहिए बाय सक्शन। सक्शन मेथड से इनको रिमूव भी करते रहना चाहिए बार बार। Endotracheal intubation is essential for maintaining proper respiration. प्रॉपर रेस्पिरेशन को भी मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। प्रॉपर रेस्पिरेशन मेंटेन रहना चाहिए, जिसके लिए हम इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे व्यक्ति प्रॉपरली सांस ले पाता है और उसका रेस्पिरेशन नॉर्मल मेंटेन रहता है। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर रेस्पिरेशन। इसमें एक ट्रैकिया में एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है जिसकी वजह से एयर और उसे एयर सप्लाई की जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। इंजेक्शन ऑफ एट्रोपिन सल्फेट 2 mg बाय IV रूट। IV मीन्स इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट मतलब जब इंजेक्शन हम वेंस में लगाते हैं तो उसे कहते हैं IV रूट। तो एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए जिसकी डोज है 2 mg, वो इंट्रावेनस रूट के द्वारा पेशेंट को दिया जाना चाहिए। इंजेक्शन ऑफ पैलिडॉक्सिम, ये एक ड्रग है पैलिडॉक्सिम, इसकी डोज है 1 ग्राम। इसको भी IV रूट से देते हैं, इंट्रावेनस रूट से देते हैं। अब ये पैलिडॉक्सिम क्या है? पैलिडॉक्सिम इज़ अ पावरफुल एसिटाइल कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर। रीएक्टिवेट जैसा आप समझ रहे हैं, पुनः एक्टिवेट करना। तो ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को पुनः रीएक्टिवेट करता है। अभी तक ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड थे ये इसका परमानेंट, इस एंजाइम का परमानेंट इनिबिशन करते थे, और रीएक्टिवेटर उसे पुनः एक्टिवेट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रीएक्टिवेटर के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर्स, ये जो ड्रग्स की कैटेगरी है वो है ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स वो ड्रग्स हैं, ऑक्साइम्स वो कैटेगरी ड्रग्स हैं जो कि कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर्स हैं, और ये एंटीडोट की तरह उपयोग किए जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। तो कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर्स oximes are used as an antidote for organophosphorus poisoning. Oximes work by removal of the phosphoryl group from the inhibited acetylcholinesterase enzyme, resulting in enzyme reactivation. So the free enzyme can reactivate acetylcholine. ऑक्साइम्स क्या करते हैं? जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो कि इनहिबिटेड स्टेट में होता है उससे फॉस्फोरिल ग्रुप को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम रीएक्टिवेट हो जाता है, और ये रीएक्टिवेट एंजाइम फिर से वापस एसिटाइल कोलिन को रीएक्टिवेट कर सकता है और एसिटाइल कोलिन अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रेलिडॉक्सिम का क्या काम है? प्रेलिडॉक्सिम इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्साइम वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में ये सबसे ज़्यादा मुख्यतः उपयोग होने वाली ड्रग है जो कि कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर की तरह उपयोग की जाती है। इट रिएक्टिवेट्स द एंजाइम बाय ब्रिंगिंग एन ऑक्साइम ग्रुप इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द फॉस्फोरिलेटेड एस्टेरिक साइट। ये एस्टेरिक साइट पे ऑक्साइम ग्रुप को बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम वापस से रिएक्टिवेट हो जाता है। और एंजाइम के रिएक्टिवेट होने से क्या होता है? एसिटाइल कोलिन वापस से रिएक्टिवेट हो जाता है और एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। एसिटाइल कोलिन अपना कार्य, अपना फंक्शन प्रारंभ कर देता है और एसिटाइल कोलिन अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं जनरल ट्रीटमेंट। यह वह ट्रीटमेंट है जो किसी भी पॉइजनिंग के दौरान दिया जाता है, जैसे इंट्रावेनस फ्लूइड्स, मॉइस्ट ऑक्सीजन इनहेलेशन, जनरल नर्सिंग केयर। इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो फ्लूइड्स हैं लाइक ग्लूकोज जो इंट्रावेनस दिए जाते हैं, ये जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, अदर फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो मेंटेन रहते हैं। ऑक्सीजन दी जाती है, मॉइस्ट ऑक्सीजन बाय इनहेलेशन, इनहेल कराई जाती है ऑक्सीजन ताकि रेस्पिरेशन पूरी तरह से मेंटेन रहे, रिस्टोर रहे। एंड थर्ड वन इज़ जनरल नर्सिंग केयर, और पेशेंट की प्रॉपरली देखभाल करनी चाहिए, नर्स द्वारा उसकी प्रॉपरली केयर होनी चाहिए। तो ये है जनरल ट्रीटमेंट। तो पहले स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय जनरल ट्रीटमेंट, उसके बाद उसको जनरल ट्रीटमेंट देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गया हमारा इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग्स। चिल्ड्रन, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। just go through the video, take down the notes and then learn it. Thank you so much, children.